महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ओम यज्ञम दधे सरस्वती। सरस्वती के इस अधिष्ठान से भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण इस संवर्ग के समुपस्थित समस्त अभिभावक गण, युवा साथियों एवं हमारी मातृ मूर्तियां, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से हमारे मगध की भूमि से चलकर आए सिद्धहस्त लेखन के एक प्रतिमान हम सभी के अभिभावक आचार्य पंडित राघव शरण शर्मा का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक पंडित उदय कुमार शर्मा यश के भागी हैं कि उन्होंने इस सभागार में समाज के सुप्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया है। आदरणीय शर्मा जी ने मुझसे दो बातों के लिए स्नेहपूर्ण आदेश दिया है। थोड़ी शांति रखेंगे तो मुझे बोलने में सुविधा होगी। पीछे से काफी आवाज आ रही है। एक तो कि मैं संक्षेप में भूमिहार ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ कहूं, और दूसरी बात कि विरंज की ऐतिहासिकता पर जो मुझे ज्ञात है उस पर प्रकाश डालो। जाति विलास एक पुस्तक है। मेरे अपनी दृष्टि से उस पुस्तक में ही भूमिहार ब्राह्मण की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है। इस पुस्तक को कालांतर में हंसानंद सरस्वती नाम के एक दंडी सन्यासी ने प्रकाशित किया था, और एटा के एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने इसके प्रकाशन का भार उठाया था। यह पुस्तक मुझे जर्मनी से मिली, जिसमें भूमिहार जात्याधिकरण नाम का एक प्रकरण है और उसमें 22 श्लोक है। मैं चाहता हूं कि निकट भविष्य में यह प्रकाशित भी हो। उसमें एक श्लोक है जो बहुत स्मरणीय है। भूमिहाराः प्रजायन्ते परशुरामस्य प्रभावतः एतस्मात् शाश्वतो धर्मः ब्रह्मवृत्ति प्रतिष्ठापकः। जो भूमिहार ब्राह्मण है, ये भूमिहार ब्राह्मण भगवान परशुराम के संतानों के रूप में जाने जाते हैं। ये लोक प्रचलित अवधारणा भी है, लेकिन ये शास्त्रीय मत भी है। ऐसा इस पुस्तक से प्रतीत होता है। दूसरी जो पंक्ति है वो बहुत अमूल्य है कि शाश्वत धर्म के निर्वाह में जब ब्राह्मण वृत्ति का क्षय हुआ तो उस ब्राह्मण वृत्ति का प्रतिष्ठापक जो हुआ वही भूमिहार ब्राह्मण है। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अंग्रेजों के काल से हमें एक सामान्य कृषक जाति के रूप में धकेलने की कोशिश है। वो कोशिश आज की सत्ता की भी है, लेकिन कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं पहुंचा कि जो हमारी ऐतिहासिकता है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण की जगह केवल भूमिहार शब्द लिखा जा रहा है। भूमिहार ब्राह्मण कौन है, यह इतिहास में कतई कोई गुह्य विषय नहीं है, जैसा विकिपीडिया लिखता है। अभी एक दल है भारत में सक्रिय, जो संस्कृताइजेशन के भ्रांत अवधारणा के तहत भूमिहार ब्राह्मण को उस परिधि में डालना चाहता है। एक फॉल्स क्लेम है कि यह जातीय तंत्र स्वयं को कुछ वर्षों से ब्राह्मण कह रहा है। यह अज्ञानता है, और उससे बड़ी बात है कि यह ईर्ष्या है। और ईर्ष्या और द्वंद्व के शिकार होने में खुद हम लोगों का भी कुछ न कुछ योगदान लगता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने
शास्त्र सम्मत अपनी अवधारणा में महाभारत का एक प्रसंग उद्धृत किया। ब्राह्मणों द्विविधा राजन, निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य, और अंत की एक बहुत महत उक्ति है, निवृतो अहम प्रतिग्रहात्, मैं प्रतिग्रह से निवृत्त हूं। मैं आपको बताऊं कि दक्षिणा और प्रतिग्रह में भेद है। दक्षिणा दक्षता के बदले प्राप्त होती है, लेकिन कर्मकांडीय सेवा के बदले व्यवसायिक रूप से, पेशागत रूप से यदि कोई मूल्य की प्राप्ति होती है तो वह प्रतिग्रह है। और इसलिए हमारी घोषणा है निवृतो हम प्रतिग्रहात्, क्योंकि हमने तो अग्रहार भूमि, मध्यम पद लोपी समास से मध्य का पद दो शब्दों का गौण हो जाता है। भूमि अग्रहार ब्राह्मण से अग्र शब्द मध्यम पदलोपी समास से गौण होकर भूमिहार शब्द बना है। और आपको विदित भी होगा कि जाने अनजाने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। भूमिहार ब्राह्मण मगध की आत्मा की शक्ति है, उसकी प्राण शक्ति है, उसकी मेधा शक्ति है। और मगध भूमि में आने वाले दूसरे अन्य ब्राह्मणों में शक्द्वीपियों को छोड़कर बाकी किसी का इतिहास 300 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि 1830 के समय तक तो कानिकुब्ज ब्राह्मण इसकी धारा में खुद आकर मिलते रहे, और सरयू बारिन की भी कोई वहां पृथक सत्ता नहीं थी। 1811-12 के पटना और गया गजेटियर में कुछ आज श्रोत्रिय ब्राह्मणों का दावा है कि वो मगध में पूर्व से स्थापित हैं, लेकिन खुद बुकानन ने लिखा है कि वो मगध के विविध मेलों में भिक्षाटन का कार्य करते थे और मगध में वो पूर्णतः प्रतिष्ठापित नहीं थे। यह हैमिल्टन बुकानन की रिपोर्ट को पढ़कर देखा जा सकता है। तो हम वो हैं जिसने पौरोहित्यम सेनापतित्वम च, पौरोहित्य भी मेरा और सेनापतित्व भी मेरा, उस महान आर्ष धर्म का निर्वाह किया है। हम में कोई चणकिया बाभन है, वो चाणक्य जिन्होंने एक अर्थशास्त्र की कोई आकस्मिक प्रतिष्ठा नहीं की है, बल्कि उन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः कथितम, हमारे पूर्व के आचार्यों ने अर्थशास्त्र कहा है। उसमें आचार्य कुंदन भी है, औदंती पुत्र भी हैं, बृहस्पति भी हैं, पराशर भी हैं, और वो एक विराट परंपरा के प्रतिष्ठापक ब्राह्मण थे, जिसके लिए कामंदक ने 5वीं 6ठी शताब्दी में कहा कि वो मगध के अयाचक और अप्रतिग्रही ब्राह्मण थे। और अयाचक और अप्रतिग्रही ब्राह्मण की परंपरा ही भूमिहार ब्राह्मण की परंपरा है, जो अहम राष्ट्रीय जाग्र्यामः पुरोहितः के सिद्धांत से अभिप्रेरित रहा है। भूमिहार ब्राह्मणों का इतिहास में विस्मृत नहीं हो गया था, किसी विस्मृति में नहीं खो गया था। सदा से उन्होंने राष्ट्र, धर्म, स्त्री, गो, गंगा और गायत्री के रक्षार्थ शस्त्र संचालन का परिपालन किया है। और इसका प्रमाण यह है कि उदयगिरी के अभिलेख में पाटलिपुत्र पुराधीश्वर लोकज्ञ कवि पाटलिपुत्र कहा, यह संज्ञा से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विभूषित करते हुए 18 वर्षीय कौत्स गोत्रीय साब वीरसेन स्वयं को मगध का ब्राह्मण कहता है, जिसने शकों की सेना को पराजित करने का गौरव प्राप्त किया है। मगध के महान सेनापति पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र से लेकर हरिसेन, वीरसेन, मातृविष्णु, पृथ्वीसेन, ये मगध के कौन से ब्राह्मण हैं? ये मगध के शक्द्वीपी ब्राह्मण नहीं हैं, ये मगध में रहने वाले मैथिल ब्राह्मण नहीं हैं, एक कानिकुब्ज नहीं हैं, ये सरयू पारिन नहीं हैं, ये वो हैं
जिनके पूर्वजों को देवदेय भूमि, ब्रह्मदेय भूमि, मठार भूमि, अग्रहार भूमि और सैन्य भूमि जैसे महान गांवों का दान प्राप्त होता रहा और जो शस्त्र और शास्त्र दोनों परंपरा के निर्वाहक बने। भूमिहार ब्राह्मण के इतिहास को मिटाने की चतुर्दिक कोशिशें हैं। यह लोभ है, यह ईर्ष्या है, यह अनैतिकता है। इतिहास का सम्यक विवेचन इस देश के लोगों ने करने में जो कटुता बरती, यहां हमारे पूर्व सांसद जी बैठे हैं, जटाशंकर झा ने और उपेंद्र ठाकुर जैसे विद्वानों ने मिथिला के भूमिहार ब्राह्मणों के इतिहास को विगलित और विद्रूप करने का प्रयत्न किया है। और उपेंद्र ठाकुर ने तो यहां तक लिखा कि भूमिहार ब्राह्मणों ने विद्यापति के कुल गोत्र का अपहरण कर लिया है। ब्राह्मणों ने ही, भूमिहारों ने कर लिया है। वो पश्चिमा ब्राह्मण जिसमें कुमारिल भट्ट हुए, आपको ज्ञात रहे कि परम भट्टारक, परम दैवत की उपाधि लेने वाले मगध के ब्राह्मण या पश्चिमा ब्राह्मण भट्ट योद्धा ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठापित रहे हैं। भट्ट और भाट में भेद है। भट्टी अनैन सह भाट है, जो अनेक प्रकार से घूमता है, यात्राएं करता है एक राज दरबार से दूसरे में। वह भाट है जो परम भट्टारक है, परम दैवत है, परम वैष्णव है, जो युद्ध में सेना के संचालन में सक्षम है, वह भट्ट है। और हमारे अंदर चितिपावन परंपरा, आयुध जीवी जेजाक भुक्तिये परंपरा, महिहार ब्राह्मणों की महतर परंपरा सबकी सन्निधि हुई है। इसीलिए हमारा फलक मगध से बाहर भी विस्तारित है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने उस फलक को, उस आयाम को पहचान कर उसको एक बृहत्तर स्वरूप दिया और उसको प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया। एक आरोप है कि भूमिहार कृषि कर्म करने लगे, इसलिए उनके ब्राह्मणत्व का ह्रास हुआ। प्रश्न यह पैदा होता है कि किस शास्त्र की बात वो कर रहे हैं। आप तंत्र की बात करिए। शाक्त प्रमोद का संकलन, उसकी प्रतिष्ठापना बेतिया के महाराजा और शिवहर के महाराजा के दरबारों में हुई। शास्त्र की परंपरा को कौन पालन कर रहा था? स्वामी जी ने कर्म कराप लिखकर कर्मकांड को एक वैज्ञानिक स्वरूप दिया। और यहां आचार्य विद्यानंद गिरी जी के शिष्य बैठे हैं, हमारे आचार्य सत्यदेव राय जी। यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि शांकर के वेदांत मत में यदि भाष्य की परंपरा का आधुनिक काल में कोई सबसे बड़ा संवाहक है, ब्रह्मसूत्र और वेदांत का गौरव गायक है, तो वो विद्यानंद गिरी जी महाराज हैं। उनका कुल भूमिहार ब्राह्मण का कुल है। यदि वेदांत के भाष्य की परंपरा हमारी है, तंत्र में शाक्त प्रमोद की परंपरा हमारी है, हमारी बाड़ियों में, हमारे राजकुलों में, महिषादल में, धौसाबाद में, लालगोला में, पुरुलिया में दुर्गा पूजा और काली पूजा की परंपरा है, वो परंपरा हमने इस देश के शाश्वत वीरता को जीवंत रखने के लिए किया था। वो कालांतर में बंगाल की दुर्गा पूजा बनी। वहां भी हमारे नायक थे। लोग ये मानते हैं, कुछ लोग, कि बौद्ध लोग भूमिहार ब्राह्मण हो गए। अच्छी बात है। तो मिथिला में बौद्ध नहीं थे? मिथिला में भी तो बौद्ध परंपरा थी। सहजयान, तंत्रयान बंगाल में भी था, वज्रयान भी था, मथुरा भी बौद्ध धर्म का केंद्र था, नागापट्टनम भी बौद्ध धर्म का केंद्र था, वाडनगर भी बौद्ध धर्म का केंद्र था, कश्मीर भी बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो वहां के बौद्ध कहां गए? सब मगध में आ गए, सारनाथ में आ गए, विक्रमशिला और नालंदा में आ गए। वहां भी मठार भूमियां थी। बौद्धों के संलयन से ब्राह्मण धर्म कभी च्युत नहीं हुआ है और प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध वापस ब्राह्मण धर्म में मिले हैं। वो केवल मगध में नहीं हुआ है, वो पूरे भारतवर्ष में हुआ है। बल्कि मगध के ब्राह्मण तो सुदूर दक्षिण में बुलाए गए। और अभी मुझे एक बहुत अच्छा रोचक तथ्य मिला है
कि चोल राज्य के अंतर्गत कुंभकोणम के पास 52 गांव हैं। ये 52 की परंपरा अद्भुत है। 52 का पर्याय है 52 बीघा के खेत, 52 बीघा का आंगना, 52 दरवाजे किसी महल के। वहां अनिरुद्ध देव ब्रह्म कविराय नाम का एक ब्राह्मण मगध से बुलाया गया और वहां पाटलिपुत्र आयंगर है, राजगृह नाम का शहर है। 52 गांव, आज भी वो भी अपने को 52 कहते हैं। ये प्राकृत भाषा के प्रति हमारा अद्वैत प्रेम है, अद्भुत प्रेम है कि हम प्राकृत भाषा के शब्द से स्वयं को 52 कहते हैं, जो संस्कृत की भी पूर्वगामी है। 2-3 बातें मैं सिर्फ और कहूंगा, उसके बाद बिरंज पर आऊंगा। बख्तियार खिलजी के बाद मगध समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। बख्तियार खिलजी के बाद भी वहां चिरायु मिस्र की वंशावली ने सांभोचक में एक राज्य की स्थापना की और द्रोणवारक बाभनों ने, भूमिहारों ने सल्तनत को चुनौती देने का साहस जुटाया। बोधगया में एक अभिलेख है जिसमें लिखा है कि सेनापति आचार्य ब्राह्मणों ने, सेनाचारी ब्राह्मणों ने यवनों के आक्रमण के बाद की स्थिति से निपटने के लिए संगोष्ठी की थी। एक बात और, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद भारत हारा, मुगलिया सल्तनत हारी, मुर्शिदाबाद हारा, अवध हारा। यदि कोई नहीं हारा तो फतेह बहादुर शाही नहीं हारा, यदि कोई नहीं हारा तो पीताम्बर सिंह नहीं हारा, यदि कोई नहीं हारा तो राजा चेत सिंह नहीं हारा, यदि कोई युद्ध लड़ा तो बाबू बेचू सिंह युद्ध लड़ा, कोई युद्ध लड़ा तो राय वल्लभ युद्ध लड़ा। और इस तरीके से ब्रिटिश सत्ता को, उन होवित्तर तोपों को भी हमने पहले चुनौती दी है। यही कारण है कि वारन हेस्टिंग्स ने लिखा है, नीदर मराठा नॉर मुगल, द बिगेस्ट टेरर इज मिलिट्री ब्राह्मण ऑफ मिडिल गंगा पे प्लेन बीइंग लेड बाय फतेह बहादुर शाही। और मैंने अभी एक पुस्तक छापी है जर्नल, उसमें फतेह बहादुर शाही का खोया हुआ चित्र भी छापा है, जिसको पटना म्यूजियम ने केवल रईस लिखा है। ये मराठों की कल्पना थी कि प्रयाग स्वतंत्र हो, काशी स्वतंत्र हो, गया स्वतंत्र हो, त्रिस्थली स्वतंत्र हो। मराठे कर नहीं पाए, भूमिहार ब्राह्मण ने काशी को स्वतंत्र किया, गया को स्वतंत्र किया और बंगस पठानों से लेकर मुगलिया सूबेदार जो प्रयाग के थे, इलाहाबाद के थे, उनकी सत्ता को भी चुनौती देता हुआ भदोही से गोपीगंज तक पहुंचा। ये त्रिस्थल को मुक्ति करने का संकल्प भी हमारा है। एक बात है विरंज की, हमारे पास लंबा समय नहीं है और मैं 10 मिनट से ज्यादा समय ले चुका हूं। कहते हैं कि वाजिद अली शाह का एक खानसामा खिदमतगार मगध में पहुंचा और उसने विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। मगध के लोगों को उनका व्यंजन पसंद नहीं आया और मगध के व्यंजन के बारे में वहां के लोगों ने कहा, लखनऊ के लोगों ने कहा कि ये व्यंजन हमें पसंद नहीं है। और इस तरह से ये बात एक चुनौती की हो गई कि व्यंजन बनाने की कला में अवध का दरबार श्रेष्ठ है कि मगध के लोग श्रेष्ठ हैं। इसमें मुझे वो दुर्लभ चित्र भी है, एक जो खिदमतगार और खानसमा अवध के दरबार से आया था। ये पंडुई राज्य के पास सुरक्षित एक चित्र है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, उनका नाम भी लिखा है। लेकिन मगध में इस चुनौती को जिसने स्वीकार किया उनका नाम था पंडित राज सिंहासन सिंह। और इन्होंने भोजन बनाने की पाक कला पर एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक में लिट्टी चोखा का नाम अंगार करकटी है। और उन्होंने 3 विशिष्ट भोज्य की बात की है जो मगध के बाभनों के भोजन परंपरा का परम वैशिष्ट धारण कर रखा है। ये 3 भोजनों में पहला है विरंज, जिसका रंग विशिष्ट है, जो विशिष्ट रूप से रंजित है, जिसमें रस का परिपाक है, जिसमें 108 से अधिक जड़ी बूटियां
और सूखे मेवों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी दो महत्वपूर्ण प्रविधियों का भी वर्णन है। एक घृत पक्वित है और एक दुग्ध पक्वित है। एक दूध में पकाया जाता था और एक घी में पकाया जाता था, और इसको मृतिका पात्रों में बनाया जाता था। लोक प्रचलित ये था, बाभन बनाए और बाभन खाए, और बाभन ने किसी और अन्य को नहीं दिया तो अपने किसी सहोदरत्व भाव में किसी ब्राह्मण को खिलाया, और ये मगध का एक विशिष्ट भोज्य बना, जिसके लिए आज ये विरंज महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मिठाई है, उसका भी नाम ले लेते हैं, जिसके बिना मगध में भोज नहीं होता था। वह था राजभोग, और यह भी दुर्लभ मिठाई मगध में विकसित की गई। इसका दावा पंडित राज सिंहासन ने किया है। एक तीसरी मिठाई जो बहुत लोकप्रिय है, वह है मगध का मालपुआ, जो राजस्थान के राजदरबार मालपुए से सर्वथा भिन्न हुआ करता था। तो मगध के भोजन, मगध के पाक कला, मगध की जीवन शैली का जो परम विशिष्ट और औदार्य है, वह भूमिहार ब्राह्मण धारण करता है। वह भूमिहार ब्राह्मण से प्रतिलक्षित है, परिभाषित है, और आज पूर्णत्व होता हुआ दिख रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मां सरस्वती को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। हम करते हैं